हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर 10 के 14 जितने कुछ एग्जाम्पल्स मतलब एक्सरसाइज के सोल्व कर दिए। चलो टुडे फ्रॉम 15 क्या है पढ़ो उसमें क्वेश्चन कि फॉर द साउंड वेव द डॉपलर फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिफर्स स्लाइटली बिटवीन द टू सिचुएशंस। द सोर्स एट रेस्ट, observer is moving, and second source moving, observer at rest। मतलब 11th में हमने डॉपलर इफेक्ट कर दी और वो जो था दैट इज फॉर डॉपलर इफेक्ट फॉर द साउंड। whenever there is a relative motion between the source and the observer मतलब listener, there is a change in the frequency experienced by the observer means listener। तो ऐसा कुछ ऐसे टू सिचुएशंस में डॉपलर फॉर्मूला है साउंड वेव के लिए अलग है। ओके, द एग्जैक्ट डॉपलर फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम आर हाउएवर स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल फॉर दिस सिचुएशन। एक्सप्लेन व्हाई शुड इट बी सो। वुड यू एक्सपेक्ट the formula to be strictly identical for the two situations in case of light traveling in the medium? इसका मतलब अगर हम साउंड वेव के लिए देखें एंड फॉर द लाइट ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम द फॉर्मूला इज सेम। मतलब वट एवर द फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर द साउंड वेव वेन एवर देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन the observer means listener and source, the same formula we can use in case of light wave whenever it's traveling in a vacuum। दोनों सेम है, लेकिन whenever the wave traveling in the medium the केस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और हमारे केस में यहाँ पर इस चैप्टर में कि whenever light traveling in a medium उसका डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला जो है वो साउंड वेव से पूरा डिफरेंट है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि इन केस ऑफ साउंड वेव एंड लाइट ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम द बोथ द केसेस आर सेम फॉर द डॉपलर इफेक्ट, बट whenever the light traveling in a medium the frequency experienced by the listener means observer, it is depends on the motion of the observer either towards or away from the listener। तो ये जो केस है वो डिफरेंट है। तो ऐसे डायरेक्टली तुम उसको लिख सकते हो, जो मैंने बोला वो डायरेक्टली लिख देना। चलो नंबर 16, the double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of the fringe formed by the distance screen is 0.1 degree। Then what is the space between two slits? देखो space between two slits पूछा है हमें। The wavelength is given, the lambda is 600 nanometer। We can say 6 into 10 to the power minus 7 मीटर डायरेक्टली। ये minus 9 2 0 निकाल दो minus 7 मीटर and theta given as a angular width of the fringe, it is 0.1 degree। देखो डिग्री वाला कभी भी आंसर नहीं चलता, that's why the degree we have to convert in radian। तो हमें पता है कि 0.1 डिग्री मीन्स पाई बाय 180 रेडियन। ओके, एंड वन मोर थिंग इज आस्क्ड दैट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, द स्मॉल डी है ना, द स्पेसिंग ऑफ द टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी में पूछा है। तो हमारे पास एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है, angular width of fringe theta is equal to lambda upon d है यार, बस डायरेक्टली यूज कर दो।
then what we can say about the d, that is lambda upon theta. Therefore यहाँ पर lambda है 6 into 10 to the power minus 7 and थीटा के लिए ये है 0.1 into पाई मीन्स 3.14 करो और डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर. ओके चलो अब यूज कर दो. देन क्या है 6 into 180 डिवाइडेड बाय 0.1 divided by 3.14. The answer is 3439.49 10 to the power minus 7 मीटर. ओके तो यहां पर ये हम कर देंगे 6 5 4 और 3 कर दो. देन 0.3439 10 to the power minus 3 meter. That's why you can say 0.34 millimeter. Okay. The distance between two slits, the spacing of the two slits is 0.3 या 0.34 millimeter. Okay. चलो नेक्स्ट नंबर 17. अब ये जो 17 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. That is directly based on a theory. That all answers indirectly we have discussed in theory. तो थियरी पार्ट पूरा एज अ रिवाइज करो और एक एक का आंसर बाय योरसेल्फ जो है 17 का लिख दो. ओके देन 17 बाय योरसेल्फ डायरेक्टली 18. चलो क्या है नंबर 18 में. The two towers on the top of the hills are 40 kilometer apart. The line joining them passes 50 meter above the hill, halfway between two towers. Then what is the longest wavelength of radio waves which can be sent between two towers without appreciable diffraction effect? देखो अगर इसका कुछ थोड़ा डायग्राम जैसा सोचे हम तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई भी ऐसी हिल है उसके ऊपर ऐसे टावर हमें दे रहे. देयर आर टू टावर्स. ओके एंड दे आर 40 किलोमीटर अपार्ट. मतलब यहां पर जो भी ऐसे टावर है उसका डिस्टेंस दिया है हमें 40 किलोमीटर अपार्ट. देन द लाइन जॉइनिंग देम passes 50 meter above the hill, the halfway of the two towers. मतलब यहां पर अगर हम सोच लें तो ये जो भी हम लाइन ज्वाइन करें तो उसका जो भी हाइट है वो 50 मीटर अबव है और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो कुछ हाफ में मतलब 20 किलोमीटर हो जाएगा. देन longest wavelength of radio waves which can be sent between two towers without appreciable diffraction effect. तो between two towers मतलब कोई भी हाफ वे डिस्टेंस जो हमें दे रखा है उससे अगर हम कैलकुलेशन कर दे तो विदाउट डिफ्रैक्शन का केस मतलब हमें यूज करना है यहाँ पर फ्रेशनल डिस्टेंस. क्या फ्रेशनल डिस्टेंस में हमने क्या बोला है? दिस इज द डिस्टेंस. कि फ्रेशनल डिस्टेंस है क्या? तो ये एक वन पर्टिकुलर डिस्टेंस कि वहां तक जो है वो वेव्स विदाउट डिफ्रैक्शन ट्रैवल कर सकती है. ओके तो यहाँ पर फ्रेशनल डिस्टेंस जो हाफ वे हमें दे रखा है वो हो गया हमारे लिए 20 किलोमीटर. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फ्रेशनल डिस्टेंस जिसको हम ZF लिखते हैं एंड दैट इज 20 किलोमीटर. मतलब हाफ वे हमें बोल रखा है इसीलिए 20 किलोमीटर. ओके फिर जो भी यहाँ पर हमें अबव डिस्टेंस दे रखा है जो हम बोल सकते हैं इट इज स्मॉल डी. तो स्मॉल डी है हमारे लिए 50 मीटर. तो 50 मीटर अबव. अब हमें उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए
ओके, तो हमारे पास ऐसे फ्रेसनल डिस्टेंस का फॉर्मूला है कि फ्रेसनल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो हियर ZF इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। ओके, और चाहिए हमें उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ZF जो है वो मैक्सिमम, मतलब कंडीशन के लिए बोल सकते हैं कि ZF लेस और इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। देयरफॉर व्हाट वी कैन से लैम्बडा इज लेस और इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन ZF, जो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द लैम्बडा d स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और नीचे ZF 20 किलोमीटर है, देन 20 into 10 to the power 3 हो जाएगा। ओके, देन ये जो है उसको डिवाइड कर दो, तो क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे 2500 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 125। तो 125 into 10 to the power minus 23, then 125 10 to the power minus 23 meter, then lambda less or equal to 0.125 meter, otherwise you can say it is millimeter। 125 मिलीमीटर भी तुम बोल सकते हो। तब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी उसकी लेम्बडा जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और यू कैन से 125 मिलीमीटर। तो लिख दो उसके नीचे ऐसे एक लाइन कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैन ट्रैवल विदाउट डिफ्रैक्शन इज 125 मिलीमीटर। ओके, 0.125 मीटर ऑल्सो यू कैन से सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से बोल सकते हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 12.5 सेंटीमीटर। कोई भी, ये आंसर भी चलेगा, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, एनी वन आंसर कैन बी वैलिड, तुम्हें पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 19। क्या दिया हमें 19 में, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरह से। A parallel beam of light wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and result in diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. It is observed that first minimum at a distance of 2.5 millimeter from the center. Find the width of the slit. देखो 19 के लिए अगर हम डेटा लिखें, then wavelength given 500 nanometer. Directly we can say 5 into 10⁻⁻7 meter. And the screen is placed, मतलब capital D given as a 1 meter. And the first minimum observed at a distance of 2.5 millimeter from the center of the screen. इसका मतलब ये हमें दे रखा है x, फर्स्ट मिनिमम का है तो x1 लिखो, it is 2.5 millimeter, then 2.5 10 to the power minus 3 meter. then हमें चाहिए width of the slit, मतलब d चाहिए हमें, और डिफ्रैक्शन का केस बोल रखा है हमें। तो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन कंडीशन फॉर मिनिमम, देखो फर्स्ट मिनिमम बोला है तो कंडीशन फॉर द मिनिमम याद करो, इट इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। डिफ्रैक्शन में मिनिमम की फॉर्मूला और इंटरफेरेंस में मैक्सिमम दोनों सेम है, तो मिनिमम डिफ्रैक्शन के केस में हो जाएगा ये x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। अब लिख देते हैं फॉर फर्स्ट मिनिमम
n इज इक्वल टू 1 और जो हम x बोल रहे हैं दैट इज x1। तो यहां पर हो जाएगा x1 d/d इज इक्वल टू ओनली लेमड़ा, क्योंकि n तो 1 हो गया, बस हमें चाहिए d, तो d को सब्जेक्ट कर दो, इट इज लेमड़ा d/x1। लेमड़ा 5 × 10⁻⁷, कैपिटल D तो 1 है और ये है 2.5, 2.5 10⁻⁻3। अब 2.5 को ऐसे याद करो, इट इज 5/2, 2.5 मीन्स 5/2 करो तो 5 5 कैंसिल हो, 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि ये -3 ऊपर आएगा तो +3 और -7 +3 -4, then you can say 0.2 10⁻⁻3 meter, that's why you can say 0.2 millimeter. The width of the slit is 0.2 millimeter. Okay, चलो नंबर 20 क्या दिया है नंबर 20 में कि फर्स्ट क्वेश्चन है नैरो फ्लाइंग aircraft pass through the overhead. We sometimes notice there is a slight shaking of picture on our TV screen. Suggest the possible explanation. कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कोई भी ऐसा हाइट पर नहीं है, थोड़ा ऐसे नियरर है टू द ग्राउंड कोई भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट, और अगर ऐसे हमारे घर से ऊपर से वो निकले तो थोड़ा ऐसे टीवी की स्क्रीन में डिस्टरबेंस आता है। क्यों आता है वो? तो ऐसा बोल सकते हैं कि whenever the low flying aircraft passing through the overhead, the antenna, जो भी हमने एंटेना लगाया हुआ है या डिश लगाई हुई है, is received the two signals, the one which is directly received from the satellite, मतलब डायरेक्ट सिग्नल, and second signal which is reflected from the flying aircraft. तो दो ऐसे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, एक डायरेक्ट सिग्नल एंड सेकंड विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। तब दोनों जो भी वेव्स है वो सुपरपोज होगी, और इन केस ऑफ सुपरपोजिशन, जो भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दें तो थोड़ा स्लाइटली उसमें डिफरेंट आ जाता है, तब थोड़ा बहुत हमें ऐसा देयर इज ए स्लाइटली शेकिंग मिलता है। तो आंसर में क्या लिखो कि whenever the low flying aircraft pass through the overhead, the antenna or disc receive two signals, first direct signal and second which is reflected from the low flying aircraft. Then at disc or antenna there is a case of superposition of the wave, and due to that there is some shaking of the picture on the TV screen. Chalo second, as you have learned in the text, the principle of linear superposition of wave displacement is a basic to the understanding intensity distribution in diffraction and interference pattern. What is justification of this principle? तो देखो यहाँ पर जो भी हमें सुपरपोजिशन बोल रखा है डिफ्रैक्शन के केस में और इंटरफेरेंस के केस में, तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो भी केस है वो दोनों डिफरेंट है और दोनों में हमें इंटेंसिटी डिफरेंट मिलती है। इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इंटेंसिटी सेम रहती है, बट इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सुपरपोजिशन, ड्यू टू द path difference of the waves, in case of diffraction due to the path difference of the waves there is a change in intensity। तो ऐसा तुम कुछ आर्गुमेंट कर सकते हो। चलो नंबर 21 क्या है? In deriving single slit diffraction pattern it was stated that the intensity is 0 at angle of n lambda upon a। यहाँ पर a जो है वो ऐसे हम width of the slit बोल सकते हैं। Justify that suitable dividing slit bring out the cancellation। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि
जो भी अगर हम ऐसे विड्थ ऑफ द स्लिट के लिए बोले या इन डिफ्रैक्शन पैटर्न डिपेंड्स ऑन लैम्बडा अपॉन डी, वो तो हमें पता है। ऐसा बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन लैम्बडा अपॉन डी, लेकिन यहां पर बोलो ए, हियर ए इज विड्थ ऑफ स्लिट। ओके, अब यही स्लिट को तुम्हें ऐसे नैरो पार्ट में डिवाइड करना है। तो व्हेनेवर यू आर डिराइविंग एट दैट टाइम यू कैन से इंस्टेड ऑफ ए एज ए डैश। तो नाउ by dividing slit into n equal parts, the diffraction कैसा हो जाएगा? Then you can say lambda upon a upon n means n lambda upon a। ओके, तो तुम जितने पार्ट में डिवाइड करते जाओगे क्या होगा, उसमें इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एट वन टाइम इट विल बी जीरो। ओके, तो बस ऐसा आर्गुमेंट कर सकते हो कि ये जो है तुम जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतना वहां पर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो by dividing into so many parts, the intensity of the light will be zero। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स विथ एक्सरसाइज विथ एडिशनल एक्सरसाइज